अस्सलाम वालेकुम। इस सेक्शन में या इस पार्ट में मैंने डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, और इसमें मैंने बात करनी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। दो तरह की वेरिएशन या दो तरह के इफेक्ट आ सकते हैं टेम्परेचर के विद विद रेजिस्टेंस। पहले अगर आप कंडक्टर की बात करें तो लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक कंडक्टर है और इसके अंदर आपको पता है बहुत से एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास इसके अंदर लेटेस्ट एटम मौजूद हैं और आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना चाहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे। अब इनिशियली देखें ये जो एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं या लेटेस्ट एटम होते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। ये एटम है तो ये ऐसे ऊपर नीचे बैक फोर्थ हर एक डायरेक्शन में इसकी कोई ना कोई वाइब्रेटरी मोशन मौजूद होती है। तो अब देखें अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है तो इसकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से इसका जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा होने लग जाएगा। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो यहां तक है तो ये यहां तक वाइब्रेट करेगा और इस रीजन में इस इलेक्ट्रॉन और इस एटम के दरमियान में कोलिजन होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी तरह से आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इस टेम्परेचर की वजह से इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे देखें पहले यहाँ तक अगर ये इसकी एम्पलीट्यूड था तो यहाँ तक कोलिजन होने के चांसेस थे। अब देखिए कोलिजन यहाँ तक होने के चांसेस हैं तो इतनी जगह पे ये इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, लेटेस्ट एटम की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के बढ़ने की वजह से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन है वो बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो रेजिस्टेंस है या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। तो इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आल्सो इंक्रीजेस। तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो भी बढ़ जाएगा। दिस increases the probability of their collision with चार्ज कैरियर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ कोलिजन विद चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ बढ़ जाएगी, व्हिच इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस। तो इसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, तो इसकी रीजंस आपने यही लिखनी है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है दोबारा से। For conductor resistance increases with increase in temperature। और सेमीकंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर्स के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। अब इसकी वजह क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास यहाँ पे कोई भी एक एंसेंबल है सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स के अंदर बहुत से एटम्स आपस में जुड़े होते हैं विद कोवैलेंट बॉन्ड। ये लेट्स सपोज सिलिकॉन है तो इस तरह से ये कोवैलेंटली आपस में जुड़े होंगे। ये असल में टेट्रावैलेंट होते हैं, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो लो टेम्परेचर पे देखें यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। हर एक सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दे देते हैं, कोई हीट दे दी आपने, तो यहां से लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो एक लाइन है ये एक इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। आपने टेम्परेचर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली और इसने अपनी ये जगह छोड़ दी। अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक होल बन गया। तो यहाँ पे देखें टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड में से जो जगह है उसको लीव कर देते हैं, पीछे एक होल बन जाता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ऐसे आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स का यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और यही इलेक्ट्रॉन्स
रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी कंडक्शन बढ़ेगी, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। लेकिन प्योर कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और इसका रेट ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस फॉर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स के लिए बढ़ जाएगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे पास कोई सा भी एक कंडक्टर है और ये इनिशियल इसका जो टेम्परेचर है T इनिशियल वो हमारे पास लेट्स सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी जो रेजिस्टेंस है लेट्स सपोज मैं कह देता हूं R इनिशियल वो इक्वल है R नॉट के। इसके बाद इस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होके T इनिशियल से T फाइनल हो जाता है, लेट्स सपोज वो T डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ये कोई भी डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर हो सकता है। इसके बाद इसकी जो रेजिस्टेंस है फाइनल रेजिस्टेंस उसको मैं कह देता हूं कि वो रेजिस्टेंस हो जाती है RT। तो ये बातें आपको यहां पे लिखनी पड़ेंगी कि कंसिडर अ कंडक्टर at 0 degree Celsius with resistance R naught। ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है जिसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितनी है? R नॉट है। इट्स रेजिस्टेंस become RT at T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी थी? R नॉट थी 0 डिग्री सेल्सियस पे और उसकी रेजिस्टेंस हो गई है RT कब? जब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। द चेंज इन रेजिस्टेंस वो क्या होगी? चेंज इन रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डेल्टा R, ये इक्वल होगी RT माइनस R नॉट, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस R नॉट पे डिपेंड करेगी। तो ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल रेजिस्टेंस के। तो ये बात मैं यहां पे लिख लेता हूं कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो कि यहां पे मैं लिख लेता हूं RT माइनस R नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू what? Initial resistance R naught, that is RT minus R naught is directly proportional to what? R naught। इसको मैं रिलेशन 1 कह देता हूं। नंबर 2 ये डिपेंड करती है किस चीज पे? चेंज इन टेम्परेचर पे, कि आप उसका टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं। द चेंज इन रेजिस्टेंस is also directly proportional to change in temperature। ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि RT माइनस R नॉट इज प्रोपोर्शनल टू
डेल्टा टी जो कि चेंज इन टेम्परेचर होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन लेट्स सपोज 2 है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूं, कंबाइनिंग कंबाइनिंग 1 and 2। तो हम लिख सकते हैं जी आर टी माइनस आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। अगेन यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए यहां पे आपको इक्वल और कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा। यहां पे जो कांस्टेंट है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी हो जाएगा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी and known as temperature coefficient of resistance। ठीक हो गया। अब आपने इसको अल्फा के लिए इस इक्वेशन को लिखना है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन थर्ड, बल्कि ये इक्वेशन ए कह देते हैं। तो अब अगर आप इसको अल्फा के लिए लिखें तो इक्वेशन ए इंप्लाइज दैट आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी है। तो यहां से आर नॉट डेल्टा टी इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। यहां से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। यहां से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द टेम्परेचर coefficient of resistance is defined as it is change in resistance per ohm original resistance per degree change in temperature। ठीक हो गया, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। वैसे डेल्टा टी आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखें डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। यहां पे फाइनल टेम्परेचर क्या है, T डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से आपके पास डेल्टा टी के इक्वल भी हो सकता है। तो कुछ बुक्स में इसको टी लिखा होगा, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, ये हर एक जगह पे यूज हो सकता है डेल्टा टी। और सिर्फ जो टी है ये उस वक्त यूज हो सकता है जब आपके पास लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो और आप टेम्परेचर को सेल्सियस में ही मेजर कर रहे हो। अगर आप इसको केल्विन में मेजर करेंगे तो हमेशा आपके लिए ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद इसकी यूनिट्स की बात करनी है, तो मैं यहां से इसको थोड़ा रेज कर लेता हूं। यूनिट से पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूं कि इक्वेशन बी कुछ इस तरह से थी कि इक्वेशन बी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट divided by R naught delta T
इज इक्वल टू अल्फा। इसी फैक्टर को मैं वापस इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट डेल्टा टी और साथ में अल्फा। अगर इस फैक्टर को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास इक्वल हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। और आर नॉट के फैक्टर को देखें तो यहाँ पे माइनस और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आर टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी और ये फैक्टर इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस आर नॉट हो जाएगा। और अगर आप इसमें से आर नॉट को कॉमन ले लें तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बच गया, अल्फा डेल्टा टी प्लस 1 आ जाएगा। और इसको थोड़ा रीराइट करें बुक में, ये आपको 11.4 इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगी, आर नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनिशियल रेजिस्टेंस को एक जैसी रख लें तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहता है। फॉर कंडक्टर्स अल्फा क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि आर टी माइनस आर नॉट इनिशियली रेजिस्टेंस कम होगी, जो टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस है वो ज्यादा, तो ये फैक्टर आपके पास पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फॉर सेमीकंडक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अल्फा सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव रहेगा। और इंसुलेटर्स के लिए अल्फा की वैल्यू आप नेग्लेजिबल या जीरोस ले सकते हैं। फॉर इंसुलेटर्स अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली 0। ठीक है, एग्जैक्टली 0 नहीं होता लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 0 ले सकते हैं। अब इसके बाद हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं कि अल्फा के यूनिट्स क्या होंगे। देखें जी, अल्फा की वैल्यू आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी है। तो अगर देखें आर टी माइनस आर नॉट के ज्यादा रेजिस्टेंस माइनस कम रेजिस्टेंस, ये आपके पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस ही बनेगी। तो यहां से इसकी जो यूनिट्स होंगी वो ओम्स आ जाएंगी। और नीचे आप देखें ओरिजिनल रेजिस्टेंस, इसकी यूनिट भी ओम होगी। चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट्स केल्विन होते हैं, तो ओम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो अल्फा के यूनिट्स होंगे वो आपके पास केल्विन ऊपर जाके केल्विन पावर -1 होगी। तो पर केल्विन इसके यूनिट्स होते हैं। एक और चीज होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये आसान सा है तो मैं यहां पे इसको फिनिश कर लेता हूं। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए आप यही इक्वेशन को देखें, यहां पे एक दफा लिख लें, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी होता है। जितना आपको यहाँ पे आर नजर आ रहा है उसको आप रिप्लेस कर लो रो से, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप डेल्टा टी लिखना चाहते हैं डेल्टा टी लिखो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आर जो होता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अगर एल और ए को हम कांस्टेंट रख लें तो जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होनी है। तो रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट या प्रोपोर्शनल होंगे अगर एल ओवर ए कांस्टेंट हो जाए। तो मैं यहां से
R को रिप्लेस कर सकता हूं विद रेजिस्टिविटी, तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के लिए वैल्यू बन जाएगी अल्फा। ठीक है, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। वैसे देखा जाए तो इसमें इसके जो यूनिट्स हैं, अगेन देखें रेजिस्टिविटी के यूनिट्स से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ टेम्परेचर के यूनिट्स रह जाएंगे, अगेन पर केल्विन इसके यूनिट्स आ जाएंगे। होप सो यहां तक ये आपने समझ लिया होगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।